हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 50 पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 2025 उसके बाद से 24 के क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आए थे वो सारे सॉल्व किए थे। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे मैंने आज से हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ठीक हो गया। तो आज हम करेंगे जो आपका चैप्टर 1 है और चैप्टर 2। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आज यहाँ पे देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो या फिर इस क्वेश्चन सेट में नहीं हो तो वो क्वेश्चन हो सकते हैं कि 2025 या 2024 के क्वेश्चन पेपर में हो। ठीक हो गया। तो हम देखते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में अप्रमेय संख्या है। ठीक हो गया। हमें क्या पूछ रहा है, ये अप्रमेय संख्या पूछ रहा है। अप्रमेय संख्या मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि अप्रमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, P अपॉन क्यू के रूप में, P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक हो गया। P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो बच्चों अब यहां पे देखो, निम्न में अप्रमेय संख्या है। ठीक है। साथ ही में मैंने आपको बताया था कि अप्रमेय संख्या जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं ना, वो क्या होती हैं, अप्रमेय संख्याएं होती हैं। बट अगर रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 16 या 25 या फिर 9 या 4, ये संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो आई तो वो क्या हो जाती है, अप्रमेय संख्या हो जाती है। ध्यान रखना बच्चों इस चीज का कि रूट के अंदर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए, तब क्या हो जाता है, वो प्रमेय संख्या हो जाती है। अब हम देखो ऑप्शन देख लेते हैं। 0.125 क्या है, प्रमेय संख्या होगी 2√2 और √2 क्या है, हमारी अप्रमेय संख्या है। तो ये क्या होगी, अप्रमेय संख्या हो गई। ठीक हो गया। अब तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं हम, 2√4। ठीक हो गया। अब रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी √4 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो 2 × 2 कितना हो गया, 4, और 4 क्या है, हमारी प्रमेय संख्या है बच्चों। ठीक हो गया। अब ऐसे ही अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं हम, √2 × √8। ठीक हो गया। दोनों रूट में है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हो जाएंगे √16 और √16 का मान होता है 4। ठीक हो गया। और 4 भी क्या है, हमारी प्रमेय संख्या है। तो हमारा क्या हो गया, अप्रमेय संख्या कौन सी होगी, 2√2, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो गया, हमारी अप्रमेय संख्या हो गया। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्न में प्रमेय संख्या है। अब देखो, अब क्या पूछ रहा है, हमें प्रमेय संख्या पूछ रहा है। पहले आपको देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। यहां पे क्या कर रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि निम्न में प्रमेय संख्या है। ठीक हो गया। अब देखो √3 क्या होती है, अप्रमेय संख्या। √4 का मान क्या होता है, 2, और 2 क्या है, हमारी प्रमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन सही हो गया। अब बच्चों देखो पाई, ये क्या है, पाई क्या होती है, हमारी अप्रमेय संख्या होती है। ठीक हो गया। और 2 + √5 है तो √5 यहाँ पे अप्रमेय संख्या होगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारी अप्रमेय संख्या हो जाएगी। तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, √4 क्या है, हमारी प्रमेय संख्या है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में वापस से पूछ रहा है कि निम्न में अप्रमेय संख्या है। अब फिर वापस से क्या पूछ रहा है, अप्रमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसका आंसर कमेंट में जल्दी से बता देना। ठीक हो गया। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्णांकों 26, 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करो। अब क्या करना है, हमें HCF ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 26 के गुणनखंड कर लेंगे और उसके बाद 91 का कर लेंगे। देखो 26 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 × 13, और 91 के होते हैं 7 × 13। ठीक हो गया। अब आप इनके जो गुणनखंड है वो मैन्युअली भी कर सकते हैं, 26 के अलग और 91 के अलग। ठीक हो गया। अब देखो 26 और 91 का HCF क्या हो गया, जो संख्या कॉमन है वो क्या हो गया, हमारा HCF हो गया, यानी 13 क्या हो गया, हमारा HCF हो गया। ठीक हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404, यानी अब क्या करना है, 96 और
404 का क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, उसके बाद से एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक हो गया, पहले क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो बच्चों 96 और 404 के आप क्या कर लेना, गुणनखंड कर लेना, उसमें से एचसीएफ जो संख्याएं कॉमन आ रही हैं वो क्या हो जाएंगी, हमारी एचसीएफ हो जाएंगी, और बाकी भी बची हुई संख्या क्या हो जाएगी, हमारी एलसीएम हो जाएंगी। यानी जो संख्याएं हमारे कॉमन आ रही है तो वो हम क्या करेंगे, एक बार ही लिखेंगे, किसमें, एलसीएम में। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप क्वेश्चन जो मैंने इससे पिछला क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन, इन दो क्वेश्चनों का मैं आपका आंसर कमेंट में देखूंगा बच्चों। ठीक हो गया, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर से बच्चों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12, 15, 21 का एलसीएम ज्ञात करना है। अब हमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक हो गया, देखो 12 के गुणनखंड कर लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3। ठीक हो गया, 15 का कर लेते हैं 3 × 5, और 21 का कर लेते हैं हम 3 × 7। ठीक हो गया, अब देखो हमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक हो गया, एलसीएम में देखो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 3 तीनों जगह है, यानी 3 क्या हो जाएगा हमारा, एक बार लिखेंगे, और 2 × 2 × 5 × 7। ठीक हो गया, अब देखो 3 दूना 6, 6 दूने 12, 12 पंचे 60, 60 × 7, अब 6 7 कितना होता है, 42। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 420, और एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 420 हो जाएगा बच्चों। ठीक हो गया बच्चों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि एचसीएफ 306 और 1314 18 है तो एलसीएम 306 और 1314 ज्ञात करनी है। अब क्या कर रखा है हमें, इन दोनों संख्याओं का क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों, 18 दे रखा है। अब एक कमाल की बात मैं आपको बताता हूं कि जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा होता है वो होता है बच्चों आपका दोनों संख्याओं का गुणा, यानी दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा। ठीक हो गया, क्या होता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा होता है वो होता है दोनों संख्याओं का गुणा। तो बच्चों आपको इस कॉन्सेप्ट से, यानी इस सूत्र से आपको पेपर में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि आपको एचसीएफ दिया रहेगा तो एलसीएम पूछ लेगा, या फिर एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएफ पूछ लिया जाएगा। ठीक हो गया, तो बच्चों आपको इस फॉर्मूला को भूलना नहीं है। ठीक हो गया, चैप्टर 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला है बच्चों। ठीक हो गया, अब हम देख लेते हैं, एचसीएफ हमें दे रखा है कितना, 18, और गुणा क्या, एलसीएम इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणा। दोनों संख्याएं क्या है हमारी, 306 और 1314। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू 306 गुणा 1314 बट्टे 18। देखो बराबर यहाँ क्या है, गुणा में है तो बराबर की क्या हो जाएगा, वो बट्टे में चली जाएगा, यानी 18 क्या हो जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। अब इसका जो भी एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा आपका आंसर। आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है आपको, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो हमें पता है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन अब क्या करना है, हमें इसे सिद्ध करना है। ठीक हो गया बच्चों, ऐसे ही आपको पेपर में कभी √2, कभी √3 और कभी √7 और √5 तो होगा ही, यानी इन चारों में से आपको कोई भी संख्या दे दी जाएगी और आपको क्या पूछ लिया जाएगा कि बोल दिया जाएगा कि सिद्ध करो कि ये संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय है। ठीक हो गया, तो बच्चों मैंने यहाँ पे इसका एक फॉर्मेट लिखा है, आपको भी इसी फॉर्मेट में क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको सिद्ध करना है। देखो बच्चों हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि √5 एक प्रमेय संख्या है। ठीक हो गया, हम क्या करेंगे, सबसे पहले √5 को एक प्रमेय संख्या मान लेंगे। ठीक हो गया, अब
मैंने आपको बोला था कि परिमेय संख्या को P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू √5 कर दिया। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड विधि, यानी जैसे आप एचसीएफ या एलसीएम निकालते हो वैसे ही हम क्या करेंगे, ए और बी प्राप्त करेंगे। ठीक हो गया। और उसको क्या कर देंगे, √5 के बराबर में रख देंगे। ठीक हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, बी का मान निकालेंगे। देखो बी को हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √5b और इज इक्वल टू यहां क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, देखो फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी फिर उसके बाद से इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे। ठीक हो गया। वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5b² हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, b² का मान निकाल लेंगे। ठीक हो गया। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों देखो, अब आगे देखो यहां a², यहां देखो यहां 5a² को विभाजित करता है, अतः 5a को भी विभाजित करेगा। बच्चों ये क्या है, एक प्रमेय है। कोई संख्या किसी के वर्ग को क्या करती है, विभाजित करती है, तो वह उस संख्या को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। ये क्या है, एक प्रमेय है। ठीक हो गया। तो अब देखो हम क्या कर लेंगे, फिर हम कर लेंगे मान a बराबर क्या रख देंगे, 5c। ठीक हो गया। देखो स्टेप समझो, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पहले हम क्या करेंगे, √5 को अप्रमेय संख्या कर लेंगे, उसके बाद से हम उसको P अपॉन क्यू के रूप में लिखेंगे। ठीक हो गया। फिर हम क्या करेंगे, P अपॉन क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड विधि से ए बी के मान निकाल लेंगे, उसको क्या करेंगे, √5 के बराबर रख देंगे, यहाँ जो भी हमारी प्रमेय संख्या हमें सिद्ध करनी है। फिर क्या करेंगे, हम इसको आगे सॉल्व करके b² यानी b² का मान निकाल लेंगे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम a बराबर 5c रखेंगे। ठीक हो गया। ये आपके क्या है, स्टेप है। आपको यही स्टेपों से क्या करना है, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। ठीक हो गया। देखो अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, a बराबर 5c रख दिया है। देखो अब क्योंकि a 5 द्वारा भी विभाजित होता है, अर्थात a 5 का कोई गुणनखंड है। देखो कोई संख्या किसी से विभाजित हो रही है तो वो क्या होता है, उसका गुणनखंड होता है। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या रख दिया, a बराबर 5c रख दिया। ठीक हो गया। अब देखो हमारा क्या था, हमारा इक्वेशन क्या थी, b² बराबर a² बट्टे 5। ठीक हो गया। a² बराबर क्या रख दिया हमने, 5c, यानी 5c का स्क्वायर बट्टे 5। ठीक हो गया। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और c का स्क्वायर क्या होता है, c² बट्टे 5। इस साइड है b²। ठीक हो गया। अब देखो 5 से 5 काटेंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, b² बराबर बच जाएगा 5c²। ठीक हो गया। अब यहां से हम क्या कर लेंगे, c² का मान निकाल लेंगे, तो c² का मान क्या हो जाएगा, b² बट्टे 5। ठीक हो गया। अब देखो अब क्या हो रहा है, यही यहां देखो, यहां भी क्या कर रखा है हमने, c² का मान निकाल रखा है। उसके बाद से देखो क्या है, यहां 5b² को विभाजित करता है, अतः 5b को भी विभाजित करेगा, यानी एक ही संख्या दोनों को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। देखो ठीक हो गया। अब लास्ट में यहाँ देखो, यहाँ पे हमने इसको समीकरण 2 माना है, और जो पहला हमारा आया था उसको क्या माना हमने, समीकरण a माना। तो समीकरण 1 तथा दोनों से हम पाते हैं कि 5a तथा b दोनों को विभाजित करता है, जिसमें 5 क्या है, देखो a² बट्टे 5 आया था, वहाँ भी क्या आया था, b² बराबर a² बट्टे 5 आया था, और यहाँ c² बराबर क्या है, b² बट्टे 5, यानी क्या है, 5 क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब देखो उसके बाद से, यानी देखो परिमेय संख्या को हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। और उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। ठीक हो गया। अब 5 और 5 क्या है, दोनों में, यानी a और b में दोनों में कॉमन है, तो दोनों से बराबर क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। ठीक हो गया। अब इस वजह से ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखो इससे हमारी इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त है कि a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक हो गया। हमने क्या कर रखा था कि a और b में एक के
अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 5 भी एक क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक हो गया। उसके बाद से यह विरोधाभासी परिणाम हमें हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। ठीक हो गया। सॉरी, √5 एक प्रमेय संख्या है, अतः हम क्या कर देंगे, अतः √5 एक अप्रमेय संख्या है। क्या हो जाएगा हमारा, सिद्ध हो जाएगा बच्चों। ठीक हो गया। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक हो गया। अब आप ऐसे ही क्या करोगे, √2, √3 और √7। ठीक हो गया। ये 3 क्वेश्चन से आप ऐसे ही स्टेप में उनको क्या करोगे, अप्रमेय संख्या सिद्ध करोगे। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 3√2 एक अप्रमेय संख्या है। ये क्या करना है, हमें वापस से सिद्ध करना है। ठीक हो गया। इसका भी मैंने आपको फॉर्मेट लिखा है, आप ऐसे ही देखो 3√2 की जगह एग्जाम में आपको 5√2 या 5√3 ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इस फॉर्मेट से उनको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक हो गया। अब देखो हम भी यहाँ भी क्या कर लेंगे, √2 को यानी 3√2 को एक प्रमेय संख्या मान लेंगे। उसके बाद से हम प्रमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, P/Q = 3√2। ठीक हो गया। उसके बाद से हम उभयनिष्ठ गुणनखंड A और B ज्ञात कर लेंगे और उसको क्या कर देंगे, 3√2 के बराबर में रख देंगे। अब देखो फिर हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 क्या जाएगा, हर में जाएगा, तो यहां क्या बच जाएगा, √2 = A/3b। ठीक हो गया। अब देखो A/3b को हम क्या कर रहे हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक हो गया, लिख सकते हैं, यानी ये क्या हो जाएगी, हमारी प्रमेय संख्या हो जाएगी। और इस साइड √2 क्या है, अप्रमेय संख्या है, यानी प्रमेय संख्या बट्टे क्या आ जा रहा है हमारा, अप्रमेय संख्या आ जा रहा है। तो उसके बाद से हम आगे देखेंगे, आगे है हमारा, चूंकि A तथा B पूर्णांक है इसलिए 3b पूर्णांक है, इसलिए A/3b क्या है, एक प्रमेय संख्या है, जबकि बाया पक्ष √2 एक क्या है, अप्रमेय संख्या है। ठीक हो गया। इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि √2 एक प्रमेय संख्या है। ठीक हो, क्या हो रहा है, क्या कंडीशन आ रही है, जो अप्रमेय संख्या है वो बराबर में आ जा रही है प्रमेय संख्या के। ठीक हो गया। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ कि हमने जो 3√2 है उसको क्या मान रखा था, प्रमेय संख्या मान रखा था। ठीक हो गया। ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि 3√2 एक प्रमेय संख्या है, अतः हम क्या करेंगे, 3√2 के अप्रमेय संख्या प्राप्त कर लेंगे। ठीक हो गया बच्चों। तो चैप्टर 1 का जो समरी है, देखो आपको पहले क्या होगा, ऑप्शन में दिए जाएंगे कि प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या बताने को। उसके बाद से आप उसके बाद आप क्या करोगे, HCF और LCM देख लोगे। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद से मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि HCF × LCM दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। एक वो हो गया और एक हमारा √5 या किसी भी अप्रमेय संख्या को अप्रमेय संख्या सिद्ध करने का ये कॉन्सेप्ट है। यानी 4 कॉन्सेप्ट से आपका क्या है, वास्तविक संख्या से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर, अगला चैप्टर है आपका बहुपद। ठीक हो गया बच्चों। तो बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है बहुपद। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, बहुपद से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है। ठीक हो गया। तो देखो योग दे रखा है हमें, योग बराबर 0 और गुणनफल दे रखा है हमें, गुणनफल बराबर
√5। ठीक हो गया। हमें क्या पूछ रहा है वो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या करनी है, द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। ठीक हो गया। अब देखो शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल क्या होता है, अल्फा और बीटा। यहाँ पे बच्चों अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा आपके द्विघात बहुपद के लिए शून्यक हैं। ठीक हो गया। द्विघात बहुपद की जो अधिकतम घात होती है वो क्या होती है बच्चों, 2 होती है। ठीक हो गया। दो घात होती है तो शून्यक भी कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक हो गया। ऐसी त्रिघात, यानी जब त्रिघाती बहुपद हो तो उसमें अधिकतम घात कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो उसके भी शून्यक कितने होंगे, उसमें 3 शून्यक होंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपका सिर्फ द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद में क्या होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। पहला शून्यक हमने मान रखा है अल्फा और दूसरा बीटा। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा कि जब आपको शून्यकों का गुणनफल और योग दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट कैसे द्विघात बहुपद निकाल सकते हो। ठीक हो गया। उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा देखो मैं आपको अब क्या बताऊंगा कि जब आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहेगा तब आप क्या कर सकते हो, कैसे द्विघात बहुपद निकाल सकते हो। तो बच्चों उसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है कि जब आपको शून्यक दिए रहेंगे तब आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूला से अपने द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हो। ठीक हो गया। अब देखो x² ऐसे ही रहेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है हमें, 0 दे रखा है, 0 प्लस अल्फा और बीटा क्या दे रखा है हमें, √5 दे रखा है, तो √5 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब x² प्लस √5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 0। ये क्या आ जाएगी, हमारी द्विघात बहुपद आ जाएगी। ठीक हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी यही है कि आपको देखो शून्यकों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। योग कितना दे रखा है, योग बराबर दे रखा है आपको 4 और गुणनफल दे रखा है आपको 1। ठीक हो गया। अब मैंने आपको अभी एक सूत्र बताया कि शून्यकों का योग और आपको शून्यकों का गुणनफल दिया रहता है तब आपकी द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। इस सूत्र को आपने क्या कर लेना, एकदम रट लेना है कि जब आपको एग्जाम में शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो आप एकदम से क्या करो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो और अपना क्वेश्चन झट से सॉल्व कर दो। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे x² माइनस ऐसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है हमें, योग 4 दे रखा है, प्लस अल्फा और बीटा क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। अब देखो यहाँ क्या है, x है, माफ़ कीजिए, और यहाँ तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, x आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गई आपकी द्विघात बहुपद आ गया। ठीक हो गया बच्चों। अब हम इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन वापस से है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हो। ठीक हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, तो ये मैं क्वेश्चन आपके लिए क्या दे रखा हूँ, आपको दे रखा हूँ मैं होमवर्क। ठीक हो गया बच्चों। आपको जितने भी मैं क्वेश्चन दे रखा हूँ, आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं मैं क्या करूँगा, उनका आंसर आप कमेंट में चेक करूँगा बच्चों। ठीक हो गया। मैं देखूंगा कि आप जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक हो गया। देखो बच्चों आप करोगे तो इसमें आपका ही फायदा है, मेरा कोई घाटा नहीं है। ठीक हो गया। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सीरियस हो जाना है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका बहुपद
एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया। शून्यक क्या होते हैं बच्चों? शून्यक किसी भी द्विघात बहुपद के वो मान होते हैं जिनका मान हम द्विघात बहुपद में रख के उसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक हो गया। उसको हम क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। शून्यक को हम क्या बोलते हैं? मूल भी कहते हैं। ठीक हो गया। यानी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक की जगह मूल ज्ञात कीजिए, तो आपको वहीं भी यानी शून्यक और मूल क्या होते हैं किसी भी द्विघात बहुपद के लिए? एक होते हैं। ठीक हो गया। आपको आया समझ में? अब हम क्या करेंगे? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे? बराबर इजक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 3 कर लेंगे। एक्स इजक्वल टू √3। स्क्वायर इस साइड से हटेगा तो उस दूसरे साइड क्या हो जाएगा? अंडर का चिन्ह हो जाएगा। अब देखो जब स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर क्या देता है हमें? 2 मान देता है, यानी एक पॉजिटिव मान देता है और एक नेगेटिव मान देता है और एक पॉजिटिव मान देता है। देखो यानी जब आप पॉजिटिव संख्या का भी वर्ग करोगे तब तो भी क्या होता है? सेम संख्या आती है। जब उसी संख्या का आप नेगेटिव, यानी देखो -2 का स्क्वायर भी कितना आता है? 4 आता है, और 2 का स्क्वायर भी क्या आता है? 4 आता है। यानी जो अंडर रूट होता है जब स्क्वायर हटता है तो आपको वो क्या देता है? 2 मान देता है। ठीक हो गया। तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस √3। तो मूल क्या हो जाएंगे? पहला मूल हो जाएगा x बराबर √3 और दूसरा हो जाएगा x बराबर माइनस का √3। ठीक हो गया बच्चों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9 के देखो तो बच्चों अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9 इजक्वल टू 0 को हल कीजिए। ठीक हो गया। ठीक हो गया। हल कीजिए यानी शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए यानी मूल ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया। आपको क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। आपको क्या करना है? अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। देखो हल कीजिए, हल कीजिए का भी अर्थ वही होता है जो शून्यक ज्ञात कीजिए या फिर मूल ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपने पिछली वीडियो देखा होगा जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, वहां भी क्या आ रहा है? क्वेश्चन घुमा के आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो आपको घूमना नहीं है। आपको क्या करना है? अपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रखने हैं कि आपको एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आना है आ जाएगा, आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वो हिले नहीं। ठीक हो गया। तो हल कीजिए यानी मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए यानी शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया। अब हम देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इजक्वल टू 0 है। हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स बराबर √9, एक्स बराबर देखो अंडर मैंने क्या बोला था? 2 मान देता है, प्लस माइनस हो जाएगा। तो एक्स बराबर 3 और एक्स बराबर -3। तो ये क्या हो जाएंगे? इसका हल हो जाएगा। ठीक हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो इस क्वेश्चन सीरीज की ये लास्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले हमें क्या करने हैं? शून्यक ज्ञात करने हैं। उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों, यानी जो शून्यक है, शून्यक और गुणांक, ध्यान से देखना, शून्यक और गुणांक, उनके बीच जो संबंध है उसकी क्या करनी है? हमें सत्यता जांच करनी है। क्या करनी है? सत्यता जांच करनी है। ठीक हो गया। अब पहले हम क्या कर लेते हैं? शून्यक निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। देखो इसको हम क्या करेंगे? देखो मैंने आपको बोला था कि 10 को तोड़ेंगे तो 10 के ऐसे गुणनखंड जिनको तोड़ के b वाला पद आ जाए। ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा? 5 गुणा गया 2। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इजक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 5, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा x प्लस 5 इजक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और जो बचा है x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में इजक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? हम एक बार x प्लस 5 को 0 के बराबर रख लेंगे और दूसरी बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? -5,
और यहाँ से आ जाएगा x बराबर -2। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखो शून्यक मैंने आपको बताया था कि किसी भी द्विघात बहुपद में शून्य क्या होते हैं हमारे, अल्फा और बीटा होते हैं। यानी अल्फा क्या आ गया हमारा -5 और बीटा आ गया हमारा -2। ठीक हो गया। अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करनी है। ठीक हो गया। देखो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा देख लेते हैं, क्या हो जाएगा -5 प्लस -2 इजुगल टू क्या हो जाएगा हमारा, अब प्लस माइनस माइनस है तो -5 -2 इजुगल टू -7। यानी क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा इजुगल टू क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा इजुगल टू क्या होता है हमारा, -b/a भी होता है बच्चों। ठीक हो गया। अब -b और a यानी b और a क्या होते हैं, देखो जब आप इस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करोगे तो यहाँ पे जो x² का गुणांक होता है वो a होता है, x का गुणांक b होता है, और जो अचर पद यानी जिसका मान हम बदल नहीं सकते हैं वो क्या होता है हमारा, c होता है। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे b का मान क्या है, 7 है। ठीक हो गया। अब माइनस तो सूत्र में है, माइनस b का मान 7 है बट्टे में 1 है, तो क्या आ जाएगा हमारा -7। यानी शून्यकों का जो योग है वो उसकी क्या सत्यता क्या हो रही है, जांच हो रही है। ठीक हो गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अब -5 और -2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक हो गया। और अल्फा और बीटा इजुगल टू क्या होता है, c/a भी होता है। तो c का मान क्या है, 10 है, और a का मान क्या है, 1 है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भी आपका 10 आ जाएगा। यानी जो शून्यकों का योग और जो उनके गुणांकों के बीच में क्या हो रही है, सत्यता क्या हो रही है, सिद्ध हो रही है बच्चों। ठीक हो गया, बराबर आ रही है। तो जल्दी से आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या करे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे देखे। कल हम क्या करेंगे, अगला चैप्टर जो आपका तीसरा चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ऐसी वीडियो के साथ बने रहें।